नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक पर स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे की सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी जो कि आने वाली है, रेलवे एनटीपीसी। क्या वो जुलाई में आएगी या फिर इसी महीने जून में आने वाली है? क्योंकि अभी कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे या बहुत सारे बच्चे भी बार बार इस पर बात कर रहे थे कि सर रेलवे ने आरपीएफ निकाल दिया, एएलपी निकाल दिया, टेक्नीशियन निकाल दिया, आरपीएफ में एसआई और कांस्टेबल भी निकाल दिया। तो अगली भर्ती कब आने वाली है रेलवे की? तो अगली बहुत बड़ी दो भर्तियां आपको जल्द ही देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं रेलवे कैलेंडर की, जिसके अंदर साफ साफ सब कुछ पहले ही बता दिया गया है। फिर हम आगे सारी चीजों पर बात करेंगे। कुछ अगर आपके दिमाग में डाउट आए तो कृपया करके जब आप पूरी वीडियो देख लें, वैसे कोई डाउट नहीं रहेगा अंत तक जब वीडियो को देखोगे, परंतु फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, क्योंकि आपके डाउट से मैं समझ पाऊंगा कि आपके दिमाग में और क्या क्या चल रहा है और जिससे रिलेटेड मैं एक वीडियो आपके लिए बना पाऊं। तो गाइस देखिए, अगर मैं बात करता हूं, रेलवे ने जैसा कि साफ साफ कह दिया, रेलवे मिनिस्टर जो साहब थे हमारे, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि इस बार हम हर साल वैकेंसी देंगे। यानी उन्होंने पहले से बता दिया अगले 5 साल तक लगातार हर साल वैकेंसी आएंगी। ऐसा नहीं है कि जैसा कि पिछली बार जब वैकेंसी आई थी तो 5 साल में क्लियर हुई, इस बार हर साल क्लियर होते रहेंगी। तो इसके हिसाब से इन्होंने एक कैलेंडर दिया कि इसी पैटर्न पर हर साल वैकेंसी आएंगी। जैसा कि अगर बात करते हैं एएलपी की, तो जनवरी से मार्च के बीच फॉर्म निकलने थे। परंतु एक अच्छी बात क्या रही, इन्होंने यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, अगर आपको साफ ना दिख रहा हो, तो इन्होंने एक टाइम पीरियड दिया था कि जनवरी से मार्च के बीच में एएलपी की वैकेंसी आएगी, परंतु वह जनवरी में ही आ गई थी। ये बहुत अच्छी चीज थी। अगर टेक्नीशियन की बात करें तो अप्रैल या जून में आनी थी और वह अप्रैल में ही आ गई थी। अब अगली अगर हम बात करते हैं तो अगली बात आती है हमारी किसकी मेरे भाई, आपकी एनटीपीसी की। अब एनटीपीसी के अंदर देखिए अलग अलग लेवल की जॉब होती हैं, लेवल 5, 4, 5, 6, 2, 3, बहुत सारी अलग अलग लेवल की जॉब्स होती हैं। तो अब आप बात करें तो जुलाई में आएगी या सितंबर में आएगी? तो गाइज अभी आपको याद होगा, एक हाल फिलहाल में एक नोटिस भी आया था रेलवे की तरफ से, जो कि आपका 10/4/2024 यानी कि इसी साल में आया था। वो जो आपका जो कैलेंडर है वो इससे थोड़ा सा पहले आया था, जिसके अंदर इन्होंने एक डेट और बताई थी जो आपका फॉर्म निकलने की, वो यहां पर बताई है मई से जून 2024 में। आइडेंटिटी ऑफ वैकेंसीज इन ओआईआरएमएस आफ्टर अप्रूवल, यानी कहीं ना कहीं मई से जून तक चर्चा का विषय है कि शायद इसी महीने जून में कुछ ना कुछ आपको बड़ा नोटिस देखने को मिलेगा। परंतु अभी हम कैलेंडर की बात कर रहे हैं, उससे पहले उसके बाद सभी चीजों पर आएंगे कि कैसे कैसे वैकेंसीज आई हैं। तो आप अगर देखेंगे तो आपका मोटा मोटा है कि जुलाई तक तो 100% आपकी वैकेंसी आने वाली है, परंतु जून में भी आ सकती है। अगर जुलाई में आए या जून में आए, उसके बाद आपको कितने महीने मिल सकते हैं? तो 3 से 4 महीने रेलवे कह के चल रहा है एग्जाम के लिए मिलेंगे। अगर आज से आप लगाओगे तो जुलाई में भी आती हैं, तो आपका एग्जाम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी अक्टूबर तक हो जाएगा। कहीं ना कहीं अभी से लेकर आपके पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4-5 महीने टोटल हैं। 4-5 महीने बहुत अच्छे होते हैं तैयारी करने के लिए। आपको लगता है कि तैयारी करने के लिए शायद 4-5 साल चाहिए, नहीं, तैयारी 5 महीने में ही हो जाती है। उसके बाद तो बस टाइम पास हो रहा होता है, क्योंकि बच्चे ने सब कुछ पढ़ लिया होता है। परंतु तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन भी हो सके। उस पूरे तरीके पर भी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। सिर्फ ये नहीं बताने आया कि यहाँ पर सिर्फ आपके ये फॉर्म कब आने वाले हैं, मैं ये बताने आया हूं कि आपके पास इतना समय है तो इस समय का यूज करके कैसे 100% हम सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन ही बहुत जरूरी है। फॉर्म चाहे जून में आ जाए चाहे जुलाई में, आगे पीछे 1 महीना हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तैयारी पर हमें आज से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आज की तैयारी ही फर्क पैदा करने वाली है। आज से 5 महीने अगले हम क्या करने वाले हैं, उन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। और ये भी चर्चा करेंगे, बहुत से बच्चे कहते हैं सर एनटीपीसी में ये लेवल 2, 3 क्या होता है, ये 4, 5, 6 क्या होता है, और इसके अंदर सीबीटी 1 होता है और सीबीटी 2 भी होता है। तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 है क्या, कैसे कैसे होता है? क्योंकि आपने बहुत सारे बच्चों से सुना होगा अक्सर, या सीबीटी 2 में 5 पेपर होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, तो बच्चा कंफ्यूज रहता है क्या ये चक्कर। तो उस पूरे चक्कर के ऊपर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, आपको जैसा कि पता है कि जब जब पेपर आता है या एग्जाम आता है कि आपके सिलेक्शन को पूरा कराने के लिए मैं आपके लिए क्लासेस लाता हूँ, और बहुत ज्यादा एग्जाम्स आने ही वाले हैं। तो मैं आपके लिए एक मैराथन ला रहा हूँ नंबर सिस्टम की संडे को, और इसी तरह से हर संडे को क्लासेस आते रहेंगी। और अभी मैंने एक प्लान भी बनाया है जिसको मैं बता दूंगा एक बार, 1-2 दिन में जो वीडियो लाकर, कि हर बच्चा जो इस क्लासेस को पूरी तरह से अटेंड करेगा उन्हें कुछ गिफ्ट्स दिया करूंगा। चाहे वो कोई भी वो हो सकता है, पैसे के रूप में हो सकता है, चाहे कैसा भी हो सकता है। क्यों दिया करूंगा? जिससे कि बच्चे
जो क्या होता है, बच्चा 10 मिनट पढ़ता है ना, तो बच्चा सिलेक्शन हुआ, बच्चा टाइम भी बर्बाद हुआ और हमारी भी मेहनत खराब। मैं चाह रहा हूँ मैं कुछ ऐसे, चाहे 1000 ही बच्चा पढ़े मुझसे, पर ऐसा बच्चा पढ़े जो पूरा टाइम लगा के मुझसे पढ़े, क्योंकि मुझे पता है अगर किसी ने 5 महीने मुझसे लगातार पढ़ लिया तो उसका सिलेक्शन इस धरती पे तो कोई भी नहीं रोक सकता। तो मुद्दा क्या है कि आप कितनी देर मुझसे पढ़ रहे हो, अगर आप पूरा 1 घंटा मुझसे पढ़ते हो तो सिलेक्शन आपको कोई नहीं रोक सकता। तो जो बच्चा पूरा टाइम पढ़ा करेगा उससे रिलेटेड मैं हर उस बच्चे को, क्योंकि चाहे होशियार और उसमें कुछ क्वेश्चन भी पूछा करूंगा, जो सही जवाब देगा उनको मैं कुछ इनामी राशि भी दिया करूंगा। वो कैसे दूंगा वो बात की बात है। अभी हम इस पे आ जाते हैं कि मेरे भाई जो आपका ये था पूरा पूरा, आपको पता है कि जुलाई में अगर भी आता है तो आपके पास 3 से 4 महीने हैं। बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपके लेवल 1, लेवल 2, लेवल ये 4, 5, 6, लेवल 2, 3 पर भी बात कर लेता हूँ। अब बच्चे बहुत बार ये कहते हैं सर, बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है सर, एनटीपीसी के अंदर 2 भी है, 3 भी है, 4, 5, 6 भी है, 1 क्यों नहीं है। देखिए जो लेवल 1 की जॉब होती है ना, जो कि आपकी अक्टूबर दिसंबर में आने वाली है, इसको हम ग्रुप डी की कहते हैं जॉब, ग्रुप डी, जो अक्सर आपने सुना होगा ग्रुप डी की वैकेंसी, जो बहुत बड़े लेवल पर आती है, 1-1 लाख वैकेंसी आती है। अच्छा एनटीपीसी में कितनी वैकेंसी आ सकती है? पिछली बार तो बहुत ज्यादा आई थी, परंतु इस बार अगर देखा जाए तो 5 साल में डिवाइड होकर कहीं ना कहीं वैकेंसी आएगी, पर फिर भी एक बड़ा नंबर आपको इसका देखने को मिलेगा, क्योंकि 5 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है। तो इस साल बहुत बड़ा नंबर आने के मतलब संभावना है, और साथ ही साथ सिलेक्शन लेने का बहुत अच्छा मौका है, और अच्छे लेवल की ये जॉब होती है। अगर मैं इनकी सैलरी वगैरह की बात करता हूँ आपसे, तो सैलरी वगैरह का जो अगर मैं बात करता हूँ, कौन से वाली आपके लिए, एक होती है ग्रेजुएट और एक होती है नॉन ग्रेजुएट, जिसमें आपने ग्रेजुएट ना करके 12th पास करके, तो 12th पास वाले अगर मैं बात करूं तो आपकी इनिशियल पे जो रहती है, अगर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो आपकी टिकट विकट काटते हैं, इनकी अगर बात करो तो इनकी ये बेसिक पे है 19,900, 19,000। अब आपको सर 19,900 तो यार बहुत कम है। ये बेसिक पे का मतलब ये है कि ये सिर्फ नॉर्मल उन्होंने बताया इतने मिलेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा अलाउंस वगैरह जोड़कर ये कहीं ना कहीं 35 से 1,000 के करीब पहुंच जाते हैं, 30 से 35,000, और ये कहीं ना कहीं 37 से 1,000 के करीब पहुंच जाएगी। जिस तरह के अलाउंस की भाई आपका रहने की जगह का आपको देते हैं, वो सब कुछ देते हैं, हर तरह के अलाउंस आपको देखते हैं, वो ऐड करके आपका 37-35,000 के करीब पहुंच जाएगा। अच्छा इस पे मत जाना वैकेंसी पे, ये मैं पिछला डाटा बता रहा हूँ, मतलब कि ये तो सैलरी तो हर बार यही मिलेगी, ये वैकेंसी पिछली वाली है, इस बार भी अच्छी आएंगी। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई आपकी, अगर मैं इन वाली की बात करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे एज क्या है 18 से 30 तक, पर यहाँ पे आपकी एज अगर आप देखो तो 18 से 33, तो आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे सर ये वाली और इसकी एज में अंतर क्यों है। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अंडर ग्रेजुएट वाले हैं, यानी 12th पास वाले, तो 12th पास वालों की एज जो है 18 से 30 साल तक दी जाती है। और अगर मैं बात करता हूं ये जो है ग्रेजुएट वाले हैं, जिनकी एज 18 से 33 है। हाँ एक बात और है, सरकार इस बार 3-3 साल का रिलैक्सेशन दे रही है, तो यहाँ देगी तो 33 हो जाएगा और यहाँ देगी तो 36 हो जाएगा। उसके अलावा SC ST OBC जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से आपको एक्स्ट्रा जो भी 5 साल 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं बात कर लेता हूं इन वाली की, अच्छा एक चीज और आपको देखने को मिलेगी, जो ये होता है कहते हैं जो 12th पास वाले होते हैं लेवल 2 और 3 की जॉब इन्हें मिलती है, पर अगर मैं बात करता हूँ ग्रेजुएट वालों की तो 4, 5 और 6 ये जो लेवल होते हैं इन पर इनकी जॉब मिलती है। और जो 4, 5, 6 लेवल वाली जॉब होती है उसमें कौन कौन सी आती है, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, कमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर, तो ये सभी इसके अंदर आ रहे होते हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा मांग होती है लेवल 6 वाली कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर तो हर कोई बनना चाहता है, और इनकी पे ग्रेड ये रहती है 25,000, 29,000, 29,000, 29, इस तरह से, और सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों की पे स्केल होता है 35,000, 35,000। अगर इसको आप अलाउंस वगैरह जोड़कर देखोगे तो 60-1,000 तक यहाँ पर आपकी सैलरी पहुंच जाती है, और इनकी भी अगर बात करेंगे तो 50-1,000 इनकी भी पहुंच जाएगी। तो एक अच्छी सैलरी यहाँ पर मिल रही होती है। और आपके लिए सबसे बड़ा फायदा क्या होता है यहाँ पर, देखिए आप क्या सोचोगे कि यार हमारे को भी यार, जैसे यहाँ पे बहुत बड़ा फायदा मैं इनको बताता हूँ जो ग्रेजुएशन वालों को होता है, 12th वालों को भी अपना फायदा है। 12th वालों के लिए क्या है, वो लेवल 2 और 3 के लिए ही फाइट कर सकते हैं, वो 4, 5, 6 के लिए तो कर ही सकते हैं क्योंकि उनके पास ग्रेजुएशन नहीं है। परंतु जो ये ग्रेजुएशन वाले होते हैं वो 4, 5, 6 के लिए तो फाइट करते हैं, वो 2 और 3 के लिए भी कर सकते हैं। करते कैसे फाइट वो मैं आपको बताता हूँ। आपके 2 एग्जाम होते हैं, CBT1, CBT2, सिलेबस में आपको बताता हूँ CBT1, CBT2 का, फिर उसके बाद बताता हूँ कि कैसे कुछ लोग सभी के लिए फाइट कर सकते हैं, कुछ लोग यानी ग्रेजुएशन वाले 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी, 6 के लिए भी। परंतु जो 12th वाले होते हैं वो सिर्फ 2 और 3 के लिए फाइट कर सकते हैं। कैसे कैसे, सबसे पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या है,
CBT 1 जो एग्जाम होता है वो तो सबके लिए सेम होता है, कॉमन होता है। CBT 1 सभी के लिए कॉमन होता है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई ग्रेजुएशन वाले अलग दे रहे हैं, 12th वाले अलग दे रहे हैं। अब मुद्दा आता है CBT 2 पर। जब हम CBT 2 का एग्जाम देते हैं, अच्छा CBT 1 का जो सिलेबस होता है, मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 30 आते हैं और जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, जिसमें साइंस वगैरह और GS सारा का सारा इसमें मिक्स आ जाता है। CBT 2 में भी सेम सिलेबस रहता है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बदल जाते हैं, 35 35 70। साथ ही साथ आप अगर सिलेबस का वो देखोगे कि भाई सिलेबस टफ है या आसान, जो सिलेबस CBT 1 के लिए था जिस लेवल का, वही CBT 2 के लिए भी सेम सिलेबस सेम पैटर्न पर होता है। और यही सेम सिलेबस आपके हर एक एग्जाम में, चाहे आपका RPF हो, चाहे ALP हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, हर एक में यही सिलेबस होता है। और टेक्नीशियन में टेक्नीशियन वाले पेपर को छोड़ दे तो यही सेम सिलेबस। तो रेलवे की एक अच्छी बात यह भी है कि यहाँ इंग्लिश वगैरह नहीं आती, तो जिससे कि आप कॉमन सब्जेक्ट आ रहे होते हैं, यानी कोई अगर यूपी कोस्टल वगैरह की भी तैयारी कर रहा है या बिहार में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसमें हिंदी आती है, पर हिंदी के अलावा ये तीन, तो चाहे वो CGL की तैयारी कर रहा है, ये तीन आपको हर जगह मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर आपके लिए एक एक्स्ट्रा जो इंग्लिश वगैरह की वजह से बच्चा घबराता है, वो वाली घबराहट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। यही तीन आपको यहाँ पे चीजें मिलेंगी। अब होता क्या है, CBT 1 तो सबके लिए कॉमन था, सबने दिया, 12वीं वालों ने भी, ग्रेजुएशन वालों ने भी। अब CBT 2 पर आते हैं। जब CBT 2 देने की बारी आती है मेरे भाई, तो होता क्या है, जब CBT 2 देने की बारी आती है, जो 12वीं वाले हैं वो दो एग्जाम, लेवल 2 और लेवल 3 के लिए एग्जाम दे सकते हैं, परंतु जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 और लेवल 2 और लेवल 3 के लिए एग्जाम देंगे। यानी कि 5 अलग अलग एग्जाम होते हैं, लेवल 2 के लिए अलग होता है, 3 के लिए अलग, 4 के लिए अलग, 5 के लिए अलग, 6 के अलग अलग। पर ग्रेजुएशन वाले अपने तो दे ही सकते हैं, पर 12th वाले भी, क्यों, उन्होंने कभी ना कभी 12th तो करी होगी, तभी तो ग्रेजुएशन करी है, तो वो इस वाले कंडीशन में फिट बैठते हैं, इसलिए वो इसे भी दे पाते हैं। तो ग्रेजुएशन वालों के पास 5 पेपर देने के बाद, CBT 2 में 5 होते हैं, देने के बाद 2, 3, 4, 5, 6 सभी में जाने का मौका रहता है। अब पांचों देना ना देना वो उनके ऊपर डिपेंड है, किसको लगता है तो 6 को दे के ही 6 में लग जाऊंगा और मैं तो सीधा स्टेशन मास्टर बनूंगा। पर कुछ बच्चों को लगता है यार सारे ही एग्जाम दे लेता हूँ, क्या भरोसा किसी में भी हो जाए, भाई डर रहता है ना थोड़ा सा, क्या गलती से ध्यान रह गया तो कम से कम 2 में तो हो जाऊंगा। तो सभी एग्जाम आपको देने चाहिए। अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं मेरे भाई, आपकी एज की मैंने आपको बता दिया है। और साथ ही साथ अगर हाँ एक दो चीज और, पढ़ाई वढ़ाई कैसे करें वो मैं आपको बताता हूँ कि रोड मैप फॉर NTPC एग्जाम की, भाई कैसे कैसे तैयार करें, कैसे स्टार्टिंग करें, सब्जेक्ट वाइज प्लान, वो सारी चीजें। सबसे पहले प्रत्येक विषय का सिलेबस कंप्लीट करें और प्रॉपर नोट बनाएं। देखिए सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है। अब आप सोचे सर सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करें, बहुत सारे मतलब लोग हैं जो आपको तैयारी करा रहे हैं। वैसे मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो देखिए हर किसी के ऊपर तो मैं भरोसा नहीं कर सकता, पर अपने ऊपर है। तो क्योंकि अभी तक सबसे ज्यादा अगर रेलवे में आप सिलेक्शन देखने जाओगे तो हर दूसरा बंदा कहीं ना कहीं हमसे पढ़कर सिलेक्शन ले चुका है। तो मैं तो अपने लिए कह सकता हूँ, कहीं मैंने कहा बच्चों कहीं पर भी जाके तैयारी कर लो और आपने किसी गलत बंदे के साथ जुड़ गए तभी आपकी सारी चीजें खराब हो जाएंगी। ऐसा नहीं, मार्केट में और भी अच्छे लोग हैं बट बुरे भी हैं, जो सिर्फ यूट्यूब पर आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। ठीक है, तो सिलेक्शन जिसने ज्यादा दिया उसके बेसिस पर आप पढ़ सकते हो, और भी कहीं किसी ने सिलेक्शन दिया तो उनसे पढ़ सकते हो, हमने दिए तो हमसे पढ़िए। तो सीधा सीधा यहाँ पे रेलवे तेजस बैच है उसमें जा सकते हो। ठीक है, और जिसमें भी आपका दिल हो, जहां भी आपको ऐसा लगता है यार कि उन्होंने भी सिलेक्शन दिया, वहां पर भी आप जाके पढ़ सकते हो। सबसे पहले आप पढ़ोगे कैसे वो जरूरी है। आप बैच कौन सा ले रहे हो, मेरा ले रहे हो, किसका ले रहे हो, ये एक अलग मैटर है। यहाँ तो ये वो चीज को छोड़कर हम उस पर आते हैं कि पढ़ो कैसे। तो सबसे जरूरी है कि आप जिस भी सिलेबस को पढ़ रहे हो उस सिलेबस को पूरी तरह से पढ़ें। कोई जरूरत नहीं होती कभी भी आपको किसी बुक की, क्योंकि ये वो तैयारियां नहीं है PhD VhD आपको करनी पड़ रही है, बहुत गहराई से बुकें पढ़नी है। आप जितना सिलेबस कोई टीचर करा रहा है ना, उसी सिलेबस को 5 से 6 बार रिपीट मोड पर पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा, देखिए ये जो क्वेश्चंस आते हैं वो ट्रिक वाले आते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता जहां पर आपको थ्योरी की तरह लिखना पड़ता है, लगाने टिक है। जब आप 5-6 बार पढ़ लेते हो तो 50% सिलेबस में तो क्वेश्चंस के आंसर भी याद हो जाते हैं, साथ ही साथ आपको ट्रिक्स याद हो जाती हैं। हाँ ये जरूर है, जब आप पढ़ोगे मुझसे तो आपको पता लगे ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, परंतु जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, चाहे आज के टाइम पे तो GS की बात करें, उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में क्या क्या आता है, तो मेरे भाई देखिए कैलकुलेशंस भी आती हैं, अर्थमेटिक आती है, एडवांस आती है। बहुत सारे लोग बहुत बार कहते दिखते होंगे कि यार CGL वाली एडवांस बहुत टफ आती है, यहाँ तो बहुत ईजी एडवांस आती है। ऐसा नहीं है, आप अपने दिमाग में इस बात को आने भी मत देना कि बहुत चीजें आसान है। बहुत टफ नहीं है, हमारे साथ जुड़ेंगे हम आपको चीजें आसान बनवा देंगे, वो एक अलग मैटर है वो, और आप मेहनत करो तो चीजें खुद भी आसान हो जाएंगी। आपकी मेहनत पर भी डिपेंड करती है। परंतु हाँ,
ऐसा नहीं कि एडवांस मैथ नहीं आती। एडवांस मैथ अगर आप पिछले साल के चाहे ग्रुप डी के चाहे एनटीपीसी के किसी के पेपर उठाओगे, एडवांस मैथ बहुत अच्छे लेवल की आती है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप तरीके से पढ़ोगे, मतलब मेरे लिए तो बहुत ईजी है वो, मैं देखते ही सोचता हूँ इतना आसान क्वेश्चन है, परंतु आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, आप हल्के में ले जाओगे तो यहाँ गलती कर दोगे। तो एडवांस मैथ पर आपको क्या करना है, फोकस करना है, क्योंकि देखिए अगर अर्थमेटिक की बात करूं तो आप में से सही बच्चे अर्थमेटिक इजीली सीख पाते हो। एडवांस मैथ जो एक ऐसा पार्ट है जहां बच्चा थोड़ा घबराता है, जबकि सबसे इजी मुझे यही लगता है। मुझे लगता है कि इसमें अगर आप जैसे अगर जब मैं चीजें पढ़ा रहा हूं उसे आप देखोगे तो आपको लगेगा इजी बहुत है, बट बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू जो आप घर बैठे बैठे अभी सोच रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन ये बहुत टफ है, बट इजी बहुत होते हैं। तो आपको ये बहुत गौर से पढ़ना होगा, क्योंकि यही जो है आपको आगे पीछे पहुंचाएगा। अर्थमेटिक सभी को आती है, एडवांस मैथ में जो आगे वो आगे, जो पीछे वो पीछे। तो एडवांस मैथ का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैथ में ये रहता है। इसके अलावा मेरे भाई आपको और क्या क्या चीज आनी चाहिए, तो कैलकुलेशन की अगर बात करूं 1 से 25 तक के टेबल हर एक को आने चाहिए, स्क्वायर आने चाहिए 1 से 25, क्यूब आने चाहिए 1 से 20, परसेंटेज की फ्रैक्शन वगैरह जो मैं आपको हमेशा करवाता हूँ वो, और ट्रिपलेट्स वगैरह हमेशा आपको आने चाहिए। अगर मैं अर्थमेटिक की बात करता हूं तो अर्थमेटिक के अंदर मेरे भाई आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। टॉप तक ऐप पर बहुत सारे बैचेस पड़े हैं, आप जा सकते हो, नामात्र फीस है उनकी, आप उसमें जुड़कर अपनी कर सकते हो। अगर प्रैक्टिस की बात करूं तो वहां हम आपको रेलवे की ई बुक देते हैं जो बिल्कुल फ्री में है, आप जाइए, बस उसमें ऐप के कुछ चार्जेस हैं वो लगते हैं। रेलवे की बहुत सारी ई बुक्स हैं, उन सबको पढ़ डालिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। डेली कंसेप्ट रिवाइज ईच टॉपिक, यूज रेलवे ई बुक, ठीक है। अब आपको देखिए पढ़ने का तरीका बताता हूँ, ये मोटा मोटा आप स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ लेना, बट मैं आपको अपने हिसाब से पूरी तरह से चीजों को बता देता हूँ एक बार फिर, ठीक है। एक सेकंड, एक बार मैं इसको चेंज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो आना चाहिए, लीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप यहाँ पर चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो, जिससे कि आप 100% चूको ना, ठीक है। आ जाइए, देखिए जब भी आप पढ़ते हो ना मेरे प्यारे बच्चों, इसको देखते रहना। सबसे पहले अगर आप मुझसे पढ़ते हो या किसी से ही पढ़ो, अगर वो ऐसे स्टार्ट करा रहे हैं तो आप 100% सिलेक्शन लेने वाले हो। सबसे पहले परसेंटेज पढ़ो, परसेंटेज के बाद दूसरा चैप्टर आता है सीआई। पढ़ लिया आपने सीआई, सीआई पढ़ने के बाद दोबारा से इसी टॉपिक परसेंटेज को पढ़ो, और परसेंटेज के साथ साथ फिर से सीआई को पढ़ना है। आप फिर से समझिए, परसेंटेज पढ़ें, सीआई पढ़ें। वैसे ऐसा और ज्यादा बेहतर रहेगा, परसेंटेज पढ़ने के बाद एक बार और परसेंटेज को पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए यहां पर हो क्या रहा है, पहली बार जब भी आप पढ़ोगे तो आपको जादू दिखाई देगा। जादू समझते हो, अरे यार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वो सारा जादू आपको आकर्षित करेगा। बट वो आपके लिए जादू, आप जादू तो सीखे नहीं ना, पर यहां पर आपको खुद जादूगर बनना है, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ जादूगर जो स्टेज पे खड़ा है, यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे को थोड़ी सिलेक्शन लेना है, लेना आपको है तो आपको खुद भी मैथ का मास्टर बनना पड़ेगा। तो आपने परसेंटेज पढ़ा तो आप दोबारा से उसका एक क्विक रिवीजन कीजिए, क्विक रिवीजन, या जितनी देर में आप उसे समझ पाओ, साथ ही साथ एक चैप्टर एक्स्ट्रा उसके बाद सीआई पढ़िए। फिर आपके बाद तीसरा पॉइंट आता है, फिर आप कैसे पढ़ोगे, फिर आप दोबारा जाइए, फिर दोबारा परसेंटेज पढ़े, सीआई पढ़े, फिर उसके बाद साथ में एसआई पढ़े। इसी तरह से आगे जाके फिर आपने परसेंटेज पढ़ा, सीआई पढ़ा, एसआई पढ़ा, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा। अब आप कहोगे सर इससे होगा क्या, देखिए हो क्या रहा है, इसी परसेंटेज का यूज सीआई में हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में, और कंपाउंड इंटरेस्ट और परसेंटेज का यूज कहीं ना कहीं, मतलब कि परसेंटेज यूज एसआई में भी हो रहा है। पर जब आप परसेंटेज पढ़ोगे, फिर से परसेंटेज, फिर सीआई पढ़ने के बाद फिर से परसेंटेज पढ़ोगे, तो आपको पता लगेगा कि यार इस सीआई को पढ़ने के बाद यार परसेंटेज की चीजें यहाँ यूज हो रही थी, तो आपकी और कमांड बनेगी। इसी तरह से जब एसआई पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा यार परसेंटेज से ही तो इसका रिलेशन है, और सीआई एसआई में हमारा अंतर क्या है ये पता लग जाएगा, आपकी कमांड बनती जाएगी। तो इसी पैटर्न पर पढ़ना, ये इसी पैटर्न के साथ मैं जब आपको अपने बैचेस में पढ़ाता हूँ तो हमेशा बच्चों, ये बात हर एक वीडियो में आप देखोगे, हर बार ये बात मैं बोल के चलता हूँ, इसी पैटर्न के साथ चीजों को आपको करना है। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग एक बहुत बड़ा खेल नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, आप इजीली इसमें प्रैक्टिस भी करते रहोगे तो बहुत है आपके लिए, ठीक है। जीके जीएस में भी ऐसा है, जितना ज्यादा से ज्यादा टॉप तक के बैचेस पढ़े उनको पढ़िए, ट्रिक के साथ हमने वहां पे बता रखा है कैसे कैसे क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा मेन चीज ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर एक बार आप मैथ का सिलेबस खत्म कर लेते हो मेरे से, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप उनकी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप मॉक टेस्ट लगाइए, कुछ भी लगाइए, बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं कि अंत लेवल की बुकें पढ़ डालनी 10 अलग तरह की बुक्स, नहीं। आपने जो मेरा सिलेबस है या जिससे भी पढ़ रहे हो, मैथ पूरी सिलेबस खत्म करें, फिर प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चंस लगा लिए, वही बहुत है। 10-20 बार लगा, 10-20 तो नहीं तो 3-4 बार तो कम से कम लगा लीजिए,
एक टाइम ऐसा आएगा जिस सिलेबस को आप 3 महीने में 4 महीने में कंप्लीट करोगे, अगली बार उसको 2 महीने में कंप्लीट कर लोगे रिवीजन करके, अगली बार 1 महीने में, और अगली बार उसमें जो जो डाउट है बस उन्हें देखना होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा पेपर से 3 दिन पहले भी आप पूरा सिलेबस यूं करके खत्म कर दिया करोगे और उसी दिन आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और यही चीज आपको 5 महीने में कंप्लीट करनी होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मॉक टेस्ट देने के लिए भी फ्री में सारे मॉक टेस्ट हम अपनी ऐप पे अवेलेबल करा देंगे। 4-5 दिन में सारे टेस्ट आ जाएंगे। और क्या क्या चीजें आप हमसे चाहते हो वो सारी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। साथ ही साथ इस मंडे को ये क्लास आ रही है आपकी मैथ की, इस क्लास को लेना ना भूलें। इस सोमवार सुबह 9 बजे ये क्लास आपके आने वाली है। सुबह 9 बजे होगी, इस बात का ध्यान रखें सभी बच्चे। इस बार रात में नहीं होने वाली, सुबह इसलिए क्योंकि देखिए रात तक आते आते बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, उसके बाद आप भी थक जाते हो, हम भी थक जाते हैं, बच्चों का नेट भी खत्म हो जाता है। तो सुबह 9 बजे ये क्लास होगी, तो सभी बच्चों को इस क्लास में सुबह 9 बजे जुड़ना है। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कौन कौन जुड़ेगा, और जो बच्चा इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखेगा उसे कम से कम 200, 300, 400, 100 रुपए ऐसे करके आपके व्हाट्स वो उस पे मतलब जो भी आप स्कैनर भेज दे रहे हैं इंस्टा पे, उसको मैं वहां पे आपके लिए कोई भी इनाम या पैसे जो भी उस टाइम मैं आपको बता दूंगा क्लास में सोमवार को क्या आपको मिलेगा वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। आपका काम सिर्फ पूरा 1 घंटा पढ़ना है। अब वो कैसे आप पढ़ोगे, जितना आपको पढ़ाने के लिए मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ, थोड़ा खर्चा होगा बट मुझे पता है एक बार आप पढ़ लोगे तो जॉब लग जाएगी, तो कम से कम मुझे दुआएं तो दोगे। तो गाइस एक बार कमेंट करके बताना कि इस सोमवार सुबह 9 बजे कौन कौन जुड़ने वाला है। लव यू सभी को, जय हिंद जय भारत।